आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और वादी कश्मीर से लेकर दुनिया जहां की बड़ी खबरों पर नज़र डालते हुए सबसे पहले हम गलवान की बात करेंगे। ठिंगने कद का चीन आक्रमण कर रहा है, दिखा रहा है, तेवर तेज दिखा रहा है, लेकिन उसका जवाब अभी तक मुस्बत नहीं मिला है। कल हमारे 20 जवानों को शहीद कर चुका है, से भी खबर करते हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन की बात करें तो सेक्रेटरीट की बात भी ज़रूर की जाती है। सेक्रेटरीट पिछले करीबन 2 महीनों से चर्चा में था, कश्मीर में बहस की जा रही थी, पूछा जा रहा था कि आखिर ये हमारी सरकार है तो कब कश्मीर आएगी, कब ब्यूरोक्रेट कश्मीर आएंगे, कब ये सब लोग यहाँ आकर यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझेंगे, परखेंगे। लेकिन इंतज़ार टलता गया। ताहम इस इंतज़ार में आज एक मोहर लगी और ये मोहर GAD की लगी है। सरकार का हुक्मनामा ऑर्डर नंबर 649-JNK-GOD ऑफ 2020 बतारीख़ 17/6 यानी आज की तारीख का GAD का ऑर्डर। और इस ऑर्डर के मुताबिक सेक्रेटरीट 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आधा सेक्रेटरीट यानी 36 में से 18 दफातर कश्मीर में रहेंगे, 18 जम्मू में रहेंगे। शुरुआत हुई है दरबार मूव के ब्रेक डाउन की, यानी 2 हिस्सों में तकसीम करने की। और इसी तकसीम के हवाले से जो कश्मीर में महकमे आए हैं, ज़रा उनका भी आपको बताता चलूँ। कश्मीर में सिविल एविएशन का महकमा दिया है। यूँ कहा जा सकता है कि कल्चर भी कश्मीर में रहेगा, स्टेट्स डिपार्टमेंट भी कश्मीर में रहेगा, रेवेन्यू भी यहीं रहेगा, फ्लोरिकल्चर भी यहीं रहेगा, GAD और हॉर्टिकल्चर भी यहीं पर रहेगा, एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी भी यहाँ पर रहेगा, इंडस्ट्री, कॉमर्स, IT ये तीनों डिपार्टमेंट कश्मीर में रहेंगे, लॉ, लेबर, एम्प्लॉयमेंट ये भी यहीं रहेगा, PWD और सोशल वेलफेयर भी यहीं रहेगा, स्किल डेवलपमेंट भी यहीं रहेगा, टूरिज़्म भी कश्मीर के हिस्से में आया है, यूथ सर्विसेज भी कश्मीर के लिए है। और एग्रीकल्चर के लिए हवाले से बताया गया है कि ये जम्मू में भी रहेगा, कश्मीर में भी रहेगा। और अब आपको बताते चले कि जम्मू में सेक्रेटरीट का कौन कौन सा पुर्जा रहेगा। तो सबसे पहले जिसकी कश्मीर में ज़रूरत है, इस वक्त जिसकी महामारी चल रही है, वो है कोविड। और कोविड के ख़िलाफ़ सेहत महकमा लड़ता था, सेहत महकमा लड़ रहा है, लेकिन सेहत डिपार्टमेंट यानी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इसको जम्मू में रखा गया है। एनिमल हस्बेंड्री को भी जम्मू में ही रखा गया है। ARI ट्रेनिंग इसको भी जम्मू में रखा गया है। और कोऑपरेटिव जम्मू में है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इस वक्त कश्मीर में ज़रूरत थी, इसको भी जम्मू में रखा गया है। इलेक्शन भी जम्मू में रखा गया है। CAPD यानी अमूर सार्फिन भी जम्मू में रखा गया है। फॉरेस्ट भी जम्मू में है। होम भी जम्मू में रहेगा। हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ भी जम्मू में रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जम्मू में रहेगा। इंफॉर्मेशन खुद जम्मू में रहेगा। PHE यानी जल शक्ति बोर्ड जो डिपार्टमेंट है वो भी जम्मू में रहेगा। और उसके साथ साथ प्लानिंग भी जम्मू में, पावर भी जम्मू को दिया गया है, रेवेन्यू भी जम्मू में रहेगा, रूरल डेवलपमेंट भी जम्मू में, ट्रांसपोर्ट भी जम्मू में, ट्राइबल अफेयर्स भी जम्मू में। तो कश्मीर के खाते में क्या कुछ आया, ज़रा गौर करिए। सिविल एविएशन आई है, यानी हवाबाजी, कश्मीरियों को हवाई करतब दिखाने होंगे हवाबाजी करते हुए। सेक्रेटरीट के हवाले से ये खबर आ रही है, स्टेट्स कश्मीर को दिया गया है। यानी जो इंपॉर्टेंट महकमे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हेल्थ की बात आती है। इन हालात में कश्मीर में आज भी एक और मौत कोविड से हुई है। और कश्मीर में आज भी सवाल सिविल सेक्रेटरीट में जब ये ऑर्डर हम ले रहे थे तो हमसे पूछा जा रहा था कि सरकार तक ये बात कोई पहुंचाए और पूछे सरकार से कि जम्मू में आज हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, जबकि हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कश्मीर में काम करना है। यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात ख़राब है कोविड के हवाले से। और दूसरे जो बड़े डिपार्टमेंट जिन्हें हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट में कहा जाता है, ख़ास तौर पे जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इलेक्शन है, होम डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, उसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इंफॉर्मेशन है, PHE है, रेवेन्यू है, रूरल डेवलपमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है जिन्हें हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट रखा गया कहा जाता है। तो आज कश्मीरी ये ज़रूर शहर में कह रहे थे कि जम्मू के साथ तो सब कुछ होता है, कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और फिर आज के इस सेक्रेटरीट के ब्रेक डाउन करने पे, यानी 2 हिस्से करने पे लोग फिर सवाल पूछ रहे थे कि क्या सरकार ही जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रही है, वरना कोविड तो है। लेकिन कोविड के हवाले से अब तक सेक्रेटरीट जम्मू में सरकार के प्रेशर बनाया गया, सरकार ने मुँह किया, लेकिन फिर भी वहाँ कहीं न कहीं टुच्चा ज़रूर रख दिया। और टुच्चा रखते हुए जम्मू में आधा कश्मीर में, आधा तेरा आधा मेरा करते हुए आगे के लिए कोई राह तो हमवार नहीं की है। ये कश्मीर में बात आज पूछी जा रही थी, सरकार की इस पॉलिसी पर सवाल खड़ा किए जाते थे और आम कश्मीरी सरकार की इस पॉलिसी को दोगली पॉलिसी कह रहे थे। ये पॉलिसी सरकार की, लेकिन जब बात सेक्रेटरीट की आती है और आज के इस कोविड के हवाले से आती है तो आज एक और मौत हुई है कश्मीर में। कोविड के हवाले से एक
साउथ कश्मीर की एक और शख्स की मौत हुई है और श्रीनगर के अस्पताल में वो COPD यानी पल्मोनरी इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन से मुबतला था और अस्पताल में एडमिट था, लेकिन कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और श्रीनगर में इसी मामले को लेकर जहां कोविड की बात की जाती है, वहां क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से सवालात का एक बड़ा पहरा या गहरा खड़ा किया जाता है। और श्रीनगर के बडगाम के इलाके में, हुमामा के इलाके में, बडगाम ज़िले के हुमामा के इलाके में क्वारंटीन सेंटर के बाहर का आज का मंजर कुछ इस तरह का था। हम यहाँ हुमामा में हूँ। हमारा पेशेंट जो यहाँ था वो प्रेग्नेंट थी, सुबह से वो सीरियस थी और 6 बार उनके पास गए। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, उसका बच्चा पेट पे ही मर गया, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, कोई सामने नहीं आया। मैं आ गई, मैंने उसको उठाया और इस एम्बुलेंस में उसको रखी। ये कैसा कानून है, कैसा इंसाफ है ये? अच्छा, डॉक्टर को आपने फोन किया था? डॉक्टर को भी फोन किया, उन्होंने कहा हम क्या करेंगे? आया क्यों नहीं कोई यहाँ? कोई नहीं आया। आएंगे आएंगे एम्बुलेंस आ रही है लेकिन नहीं आ रही थी। सिर्फ ड्राइवर भेजा। मैं खुद गई, मैं यहाँ खुद क्वारंटीन में है। जब मैं यहाँ आ गई, मैंने उसको उठा के गाड़ी में रखा। डॉक्टर को नहीं भेजा, एम्बुलेंस में डॉक्टर को नहीं भेजा। आप क्या है यहाँ का? आप इंचार्ज हो यहाँ का? आप इंचार्ज हो यहाँ का? हाँ, इंचार्ज यहाँ पे। तो आपने आगे फोन किया? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने? 9 बजे उन्होंने BMO को फोन किया, बोला अभी एम्बुलेंस भेज रहे हैं, अभी एम्बुलेंस भेज रहे हैं, लेकिन देर से आई, तब तक बच्चा इसका गिर चुका। ये श्रीनगर के हुमामा के इलाके में क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल। एक खातून जो कोविड के मामले को लेकर इस क्वारंटीन सेंटर में थी, दर्द ज़ह में मुब्तला होती है, लेकिन उससे इमदाद, मेडिकल एड जो होती है, होनी चाहिए थी, वो वक्त पे नहीं पहुंचती है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद इस खातून को श्रीनगर के ललदत अस्पताल पहुंचाया गया है। हमने कुछ देर पहले ललदत अस्पताल की अथॉरिटी से बात की है, वहाँ मालूम हुआ है कि जच्चा यानी खातून की तबीयत अब संभल चुकी है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स पर सवाल बहुत पहले से उठ रहे थे और सवाल यही उठ रहे थे कि यहाँ नेग्लिजेंस होती है। यहाँ जिन लोगों को एक बार दाखिल किया जाता है उन्हें बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं सेंटरों में दाखिल किया जाता है जिन्हें नो मैनेज लैंड सेंटर्स कहा जा सकता है, यानी उनका कोई पुरसानिहाल नहीं होता है। और पुरसानिहाल न होने की वजह से क्वारंटीन सेंटर्स की इफादियत पर सवाल उठ रहे थे, लोग पूछ रहे थे और कहीं कहीं इन सवालात को शक के दायरे में खड़ा भी, इस सरकार के फैसले को खड़ा भी किया जाता है। लेकिन हम आपको बटमालू के एक शख्स की इसी कोविड के हवाले से, इसी क्वारंटीन के हवाले से एक कॉल सुनाते हैं जो उन्होंने हमें कॉल की और बताया कि उसके साथ क्या कुछ हाल किया गया। सब कुछ उन्होंने हमें बताया, हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, अरबाब इक़दार तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जनाब अर्ज छूं अच्छे बसान दोबी महला बटमालू जनाब ये अली मोहम्मद मीर हज ओत्र तमिस बिचारस बाथरूमस थोप आमुत तमिस बाथरूम सफाई करा अच्छन तमिस अथ बेचनस अथ रग जनाब पत गो सह जनाब हेडवन पे कोरुक रेफर सोर सोर अमिस टेस्ट करान दपान यह हसा पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पे पगह कुथ योर डॉक्टर टीम तम फोटो वोटो तुलान मकान सूत हेत बस कत्या हु क्या यह क्या पे जनाब डॉक्टर बे गंट गपान नसा यह हसा नेगेटिव। आज वो तमिस 4 दह जनाब यथ सोवरिस मज न तमिस गरकन तौर त्रावान, न तमिस सर्जरी करान, न जनाब तमिस टेब दिवान, सिर्फ वन 4 दोहन वोत डॉक्टर साहब वन थिएटर हसा गल चा करो सर्जरी। तुम गुजारिश करान जनाब मेहरबानी कर वात तो आला हुकामन ताम यह कत यह क्या दलील दोबी महला बटमालू बहुत हमसाय अमिस जनाब खानदार यमिस ओत्रे डिलवरी गम बचपन बे लड़की अमिस महल वाल वो ये मदद करान कह चीज दिवान अनित कर तो यह बिचार सर्रा पेमुत यस महज खुदा रख तुम सोचतो यह कुछ अंधेर नगरिया जनाब ये शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
ये अरबाब इक़दार तक बात पहुंचाने की गुजारिश। लेकिन इस बात के साथ साथ आपको बताते चले कि सियासत भी कल हमें देखी और हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के हवाले से सियासत के दौरान ये भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 11 में से 8 MLAs ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ बगावत का झंडा बुलंद किया। लेकिन शाम गए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जारी बयान हुआ उसमें 4 पे ही कांच गिराई गई, 4 को ही पार्टी से बर्खास्त किया गया, 2 जडीबल के, 2 बटमालू के। लेकिन श्रीनगर के खानियार इलाके के जिन 4 कॉर्पोरेटरों ने इस सारे मामले में पार्टी से बगावत की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात पते की, और इसी पते की बात का पता करते हुए हम पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के सामने और हमने मोहम्मद अकबर लॉन से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 4 पे कांच गिरी, बाकी 4 प्यारे कैसे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, डिप्टी मेयर का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है या है, ये तो उसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब उसने आज खुद पार्टी के हुक्म की तामील नहीं की, पार्टी के हुक्म की, तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि वो इसके ख़िलाफ़ था। लिहाजा वो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ये अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। मतलब आप कहते हैं कि उन्होंने पार्टी का मंशूर नहीं माना। Yes. जब मंशूर नहीं माना तो पार्टी से अलग हो गए ऑटोमेटिकली निकालने की क्या जरूरत थी? उन्होंने भी वैसी वायलेशन की थी जैसे डिप्टी मेयर साहब ने की थी। जी वही ना, जब उसने वो पार्टी का हुक्म नहीं माना, पार्टी के वो अधिकार पर नहीं चला, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके खिलाफ एक्शन जो लेना था वो तो पहले ही ले गई है। वो तो 4 लोगों के खिलाफ आपने ना, मजीद 4 जो हैं जिनमें से डिप्टी मेयर साहब भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया। नहीं बयान, देखिए मैं आपको बताऊंगा वो उनके खिलाफ क्या बयान आएगा। वो तो पहले से ही हमसे अलग हैं, वो उन्होंने तो पहले ही हमसे अलहदगी इख्तियार की है। पिछले साल मई के महीने में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा ज्वाइन किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, वो बात सही है। उसके बाद अगर उन्होंने वही रिपीट किया जो उन्होंने पहले किया था, तो लिहाजा मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि वो पार्टी से निकल गए हैं, तो कौन से डेट को, कब, कौन से महीने में? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि वो कब निकले हुए हैं, कब निकाले गए हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना बताऊंगा कि वो पार्टी से अलहदा हो गए हैं और पार्टी से उनका अब कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अब कहते हैं कि उनका ताल्लुक खानियार हल्के इंतखाब से था और इस वजह से उन्हें ये एमनेस्टी दी गई है कि चलो आप बिल्कुल फिलहाल रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, आप जो ये कह रहे हैं, आप बहुत ही इसको पिन पॉइंट करते हैं। आप ये कहिए कि जब उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने पार्टी के जो पार्टी का मानना था, पार्टी से अलहदा इख्तियार किया अपना मौक़िफ़, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे साथ नहीं। आप कहते हैं कि वो जो मजीद 4 हैं उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है, या आप हमारे साथ अभी बात कर रहे हैं? नहीं, जिन 4 जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ आप कहते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब कहा था वो इस तरह के इलेक्शन का, चाहे पंचायत इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, म्युनिसिपल इलेक्शन हो, आपने बाइकआउट किया था। लेकिन जिन लोगों ने लड़ा था उनको किस बुनियाद पर फिर आपने? देखिए, मैं आपको बताऊंगा जनरली हमारा ये मौक़िफ़ था उस वक्त। हमने ये किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पंचायत इलेक्शन में ना बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो हमने तो क्लियर स्टैंड लिया था। अब चूँकि कुछ लोग जो हमारे सफ़ों में मौजूद थे और उन्होंने अपने से इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और फिर अपनी गलती का एतराफ़ करने के बाद वो फिर से पार्टी में आ गए। जब वो पार्टी में आ गए तो जाहिर सी बात है कि वो उन पर हमारे पार्टी का जो मौक़िफ़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका मौक़िफ़ सुन लिया और उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। देखिए इतना ही है कि जब उन्होंने मान लिया था कि हम वापस आ गए हैं और वापस आ गए हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद वापस आ गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको बिल्कुल खुले दिल से उनका वेलकम। यस, मैं मानता हूँ उसमें क्या शक है। वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ही बयानिए का उन्होंने खिलाफवर्जी दी कि फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े उन्हीं का फैसला सही था?
नहीं, उनका देखिए, उनका ये फैसला सही नहीं था, क्योंकि वो पार्टी के उसूलों के तहत, पार्टी के हिदायत के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा। उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो उसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। मोहम्मद अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट जवाब दे रहे थे कि 4 प्यारे हैं या 4 पापी हैं। क्या बात है, जवाब मोहम्मद अकबर लोन दे रहे थे, लेकिन बात निकल के सागर के खीमे तक ज़रूर पहुंचती है, क्योंकि खानियार का हल्का इंतखाब और अली मोहम्मद सागर का हल्का इंतखाब। और अली मोहम्मद सागर के हवाले से आपको ख़बर बताते चले कि बड़ा वक्त जेल में गुजारने के बाद, यानी 5 अगस्त की तारीख के बाद आज वो घर भी पहुँचे। मुअज़्ज़ज़ अदालत के अहकाम के बाद उन्हें रिहा भी किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्कों में ये बड़ी खबर मानी जाती है, खुशी की खबर भी मानी जाती है। लेकिन 5 अगस्त की तारीख और 5 अगस्त की तारीख को कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, झंडा भी बदला है। लेकिन आज 5 अगस्त के बाद, यानी बड़े दिनों बाद, श्रीनगर के लाल चौक में हमने एक शख्स को भी देखा जो कश्मीर का अपना वो पुराना झंडा उठाए हुए था, नारेबाजी भी कर रहा था। लेकिन पुलिस, जब तक वो बाहर पूरी तरह से निकलता, पुलिस आ पहुंची थी और इस शख्स को फौरन गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। बाद में मालूम हुआ कि ये PDP का सीनियर लीडर इंजीनियर नज़ीर यत्तू है और उसने श्रीनगर के लाल चौक में वो पुराना कश्मीर का झंडा आज लहराने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। ये एक पहलू श्रीनगर की सियासत का, लेकिन कॉरपोरेशन की सियासत वो आज भी जारी रही। और हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सारे मामलात आज भी देखने को मिले। हंदवाड़ा की म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात हुए तो पहले हैं, लेकिन पिछले हफ्ते वहाँ पे बिगाड़ हुआ था, बवाल हुआ था, और उस दौरान साहब जो वहाँ के कॉरपोरेटर हैं, काउंसलर हैं, उनको बर्खास्त भी किया गया था पार्टी की तरफ से। वो चूँकि उनका ताल्लुक पीपल्स कॉन्फ्रेंस से था, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया था। और यूँ मसरूर बांडे तब पार्टी ने उनको ओहदे से हटाया था। तब आज दोबारा जब इलेक्शन हुए तो मसरूर बांडे दोबारा कामयाब भी हुए। 7 और 6 वोट, यानी 7 मसरूर को मिले। उनके मद मुकाबिल अब्दुल मजीद पंडित जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, उन्हें 6 वोट मिले। 13 में से 7 जिसने जीता वो सिकंदर। और यूँ मसरूर बांडे हंदवाड़ा में आज सिकंदर दोबारा बना। जो खुशी उनके चेहरे पे थी, उनके साथियों पे थी, और ये खुशी और उनके साथियों और उनके चेहरे पे खुशी दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी। ये सियासत का पहलू, लेकिन हमारे यहाँ और भी पहलू हैं। हम आपको ये झोंपड़ा दिखाते हैं, ये गरीब का झोंपड़ा है, ताहम इस गरीब की सुनवाई 10 साल से भी नहीं हो रही है। बड़े किसी का होता, पहुँच वाले का होता तो कब की सुनवाई होती। लेकिन ये पट्टन के इलाके का, गोशबुक पट्टन के इलाके का ये झोंपड़े वाला खुद अपनी कहानी यूँ बयान करता है कि 10 साल से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ। IAY के तहत सरकार ने उनके लिए बताया था कि उसको रकूमात दी जाएंगी ताकि अपना वो झोंपड़ा, टीन का ये शेड ठीक कर सके। लेकिन सरकार के या अहदेदार, किसी भी अहदेदार के कानून पे यूँ भी नहीं रहेंगी है। और यूँ इस शख्स को आज भी इसी झोंपड़े में शब रोज़ गुजारने पड़ते हैं। मे 2013 मज वोत मे लिस्ट तो अमो कोड तामील इरशाद IAY पत गोस बह तौर तो तत मंगिक 20,000 रुपये तो मे न ताकत कहीं बस गरीब शख्स, बस मजूर करान। तुम गोवा जहाँ BDO ऑफिस गोवा तुम समखवा तुम अफसर तुम क्या तथ बारस मज वन? तम दपान वन त्रो ना कहें। बस गयास तौर वारिया लट, मगर तमन त्रो वनुक तान कहें। तत गरीबन ठेलन गिंदान, तत गरीबन दिवान ब्रोह कुन यन कहें। ये पट्टन की बात, लेकिन कुपवाड़ा भी चलते हैं। कुपवाड़ा की जेल में आज इंतज़ामिया पहुंची हुई थी। यहाँ अंदरूनी हालात वाक़ात पर, जेल हालात वाक़ात पर नज़र रखी गई थी। ताहम यहाँ जेल में रहने वाले या जेल में कैदियों को ट्रेनिंग देने के हवाले से भी इकदाम उठाए गए। और ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा ने यहाँ जेल में लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग देने की बात करते हुए बताया कि उनके लिए ख़ुसूसी इकदाम उठाए जाएंगे। यहाँ कैदी भी इस मामले को लेकर खुश थे और इंतज़ामिया भी खुश थी और ये उम्मीद लगाए हुए थी कि आने वाले वक्त में जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे तो मुआशरे के एक अच्छा शहरी होने का सबूत भी देंगे। तो आज के दिन में यहाँ पे कुछ स्किल डेवलपमेंट का एक जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एक जन शिक्षा संस्थान है, एक NGO, तो वो स्टार्ट करने जा रही है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने 100 जो बेड्स है, जो बेडिंग जिसमें ये रज़ाई है, मैट्रिसेस वगैरह पिलोज, तो वो उनको हैंड ओवर किए।
ये कुपवाड़ा की खबर, लेकिन क्यूम वानी के नाम से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मुलाजिम लीडर रहे हैं, मुलाजिम के उसके बाद सियासत में भी आए, पीडीपी में शमूलियत भी इख्तियार की, टिकट पर पीडीपी की टिकट पर पार्लिमानी इंतखाब भी लड़ा, इंतखाबात में हार भी हुई। उसके बाद 5 अगस्त की तारीख के बाद जेल भी गए, जेल से रिहाई के बाद सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार की और आज उन्होंने जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम नामी नई NGO, नई तंजीम बनाने का ऐलान करते हुए बताया कि आवाम की खिदमत वो जारी रखेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस NGO के, इस सिविल सोसाइटी के खत-ख़ाल भी बयान करेंगे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज श्रीनगर में सवाल कई उठ रहे थे और सवाल ये था कि ट्रैफिक है नहीं, जहाँ कहीं ऑटो चलता है, सोमो चलता है, किराया तिगना और चुगना लिया जाता है। यूँ कहें तो श्रीनगर में सोमो वाला इन दिनों स्टाफ का जहाँ 10 रुपये रेट हुआ करता था अब 40 लिया करता है। ताहम श्रीनगर में आज इंतज़ामिया ने इसी मामलात को लेकर सोमो ड्राइवरों और दूसरे ट्रांसपोर्टरों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद किया, जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग देते हुए ये भी बताया गया कि अब सवारी तो आधी गाड़ी में रहेगी लेकिन किराया डबल दिया जाएगा। सवारी की बात तो साथ साथ में बात मार्केट की भी आ जाती है और मार्केट की सूरत में हम देख रहे हैं लगातार कि लोग बड़ी तौर एहतियात से कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उन पर पूरी तरह से अमल दरामद भी करते हैं और सरकार की कायदे और कानून पर अमल दरामद करते हुए खुद भी बचते हैं, दूसरों को बचाने की तरगीब भी देते हैं। और हमारे साथी इरफान फाजिल श्रीनगर के मशहूर मार्केट गोनी खान मार्केट में भी गए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने ताजरों से भी बात की, हालात पर भी नज़र रखी और दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक भी बात करते हुए जाना, परखा और समझने की कोशिश की कि कैसे हैं ताजरों के हालात वाक़ात। हमें पहले दिन बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन रोज़ रोज़ 1 2 3 दिन के बाद हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामलात है या गाइडलाइन जो एडवाइजरीज़ हमें फॉलो करने के लिए कहा गया है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें पूरी तरह हम खरे उतरें। और साथ ही में जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो गाइडलाइंस एडवाइजरीज़ है वो फॉलो करें, क्योंकि जो गाइडलाइंस हमें दी गई है कि उसमें ऑल्टरनेट डेज़ है, एक दिन हमारी मार्केट बंद रहती है, दूसरे दिन खुली रहती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो भीड़ भी कम है और कस्टमर भी बड़ा सोच समझ के जो परचेजिंग उसे करनी होती है वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, अगर कस्टमर विदाउट मास्क आपकी शॉप पर आता है तो कैसा व्यवहार या कैसा बिहेवियर आपका रहता है, कैसी डीलिंग रहती है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे कुछ कस्टमर्स हैं अवेयर नहीं है इन चीज़ों के कि ये क्या है आगे, तो उसके बाद क्या होता है कि हमने यहाँ पर अपने जो भाई है, जो शॉपकीपर्स है, हमने एक्स्ट्रा मास्क यहाँ पे लगा रखी है, तो हम उनको पहले ही वो प्रोवाइड करते हैं। हमने दुकानों पे इस खास बात का ख़ास ख्याल रखा कि सैनिटाइज़र रहे, हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि जो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और मास्क खासकर जो आपने कहा कि कस्टमर नहीं हो तो हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। ताजरों के हालात व वाक़ात परखे हैं मेरे साथी इरफान फाजिल ने, लेकिन नाजरीन आपको बताते चलें कि ताजिर बेचारे की कमर टूटी हुई है, ट्रेडर की कमर जहां टूटी है वहीं ट्रांसपोर्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यूँ कहें तो ज़िंदगी के हर तबके से जुड़ा शख्स कोविड से पहले और कोविड के बाद की परेशानी से दो चार है। लेकिन श्रीनगर में आज इस सारी सूरत हाल के दौरान अक्सर दुकानदार ये भी बता रहे थे कि उन्होंने जो माल लिया हुआ था काफ़ी वक्त तक दुकानों में रहने के बाद एक्सपायर हो चुका है, सड़ चुका है और माजी में ये कंपनियाँ जो माल सप्लाई करती हैं वो वापस लिया करती थी, लेकिन अब ये कंपनियां दूर दूर तक नज़र नहीं आती हैं, कोई माल वापस नहीं उठाता है, उन पे एक बड़ा कर्जा बन रहा है। तो ये बात भी दुकानदार कर रहे थे, सरकार तक भी बात पहुंचा रहे थे। लेकिन आपको बताएं, देख रहे थे आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।